जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन हमें मिला था, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ क्या क्या आए थे, ठीक है। ये हमने देखा कि किस तरह उनके पार्शियल मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये देखा हमने, ठीक है। हमने उनका स्लोप देखा, ठीक है। हमने उनको थ्योरेटिकल अप्रोच देखा, हमने देखा उनका क्या मैथमेटिकल अप्रोच भी देख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमने उनके कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ नोट्स निकाले, ठीक है। कुछ नोट्स टाइप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले, ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए थे, 2 पॉइंट को मैंने एक ही में इंक्लूड करके बता दिया था, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं। कुछ और पॉइंट्स क्या हैं, जैसे मान लीजिए अब हम क्या करें, जो वोलेटाइल सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हमारे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उनको घटाएं तो क्या हो रहा था, वो वेपर प्रेशर में घटाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है उस मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा, ना कि उनके नेचर की वजह से, ठीक है। क्या बोलता है, क्या बोलना चाह रहा है, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, जस्ट सुनिए। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर of solvent molecule depend upon quantity of non volatile solute but not its nature। अब देखिए क्या है कि जो वोलाटाइल सोल्यूशन है जिसके वजह से हमको क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है, जो सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, जो वेपर प्रेशर था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उस वेपर प्रेशर में अगर गिरावट आ रहा है सोल्यूट को ऐड करने की वजह से, बाय एडिंग सोल्यूट the decrease in vapor pressure depends upon quantity of solute added, quantity of solute added but not on nature of it, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, सल्यूट के ऐड करने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो डिक्रीज कि वेपर प्रेशर के डिक्रीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ सल्यूट एडेड, क्वांटिटी ऑफ सल्यूट एडेड, क्वांटिटी ऑफ सल्यूट एडेड बट नॉट ऑन इट्स नेचर, यानी उसके नेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है कि किस तरह का नेचर है उसके पास, ठीक है। डिपेंडेंसी किसके ऊपर है यहाँ पे, उसके क्वांटिटी के ऊपर, यानी सोल्यूट का जितना क्वांटिटी हमने ऐड किया ये उसी के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी अपनी पूरी शो कर रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल सुनिए, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल छाट के निकाला है। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय एडिंग 1 मोल शुगर, ठीक है। अगर हम एक वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से कुछ क्या था, वेपर प्रेशर था। अब क्या कर रहे हैं, उस वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है, तब जब हम क्या कर रहे हैं कि 1 मोल सुक्रोज ऐड कर दे रहे हैं, शुगर ऐड कर दे रहे हैं, ग्लूकोज ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी 1 kg वाटर में ऐड कर रहे हैं 1 मोल, नियरली प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट देन बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया इन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब क्या हो रहा है, अगर हम वाटर लें, क्या लें, वाटर लें, और एक बार उसमें यूरिया ऐड करते हैं और एक बार क्या रखते हैं, शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, 1-1 मोल, और वाटर कितना है, 1 kg वाटर है हमारे पास। जितना डिक्रीज
वाटर वेपर प्रेशर में यूरिया के 1 मोल ऐड करने पे आएगा, उतना ही डिक्रीज शुगर के 1 मोल ऐड करने पे आएगा। कब? सेम टेम्परेचर पे। कब? सेम टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, टेम्परेचर दोनों सिचुएशन में क्या है? सेम है। यानी 1 किलो पानी में 1 मोल यूरिया जोड़ें तो क्या जितना डिक्रीज वेपर प्रेशर में आएगा उतना ही डिक्रीज क्या शुगर को ऐड करने पे भी आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हम पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। नोट्स का पॉइंट सेकंड, नोट्स का पॉइंट सेकंड, the decrease in vapor pressure of solvent molecule depend upon quantity of non-volatile solute but not on its nature। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है वही चीज। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर of water molecule by adding 1 mole sucrose in 1 kg of water nearly produce similar effect than by adding 1 mole of urea in the same quantity of water at same temperature। ठीक है, जो हमने बात बोला वो हमने लिख दिया। ठीक है, जो हमने बात बोला वो हमने क्या किया? लिख दिया है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है द डिक्रीज, ये मैं एक बार और समझाऊं कि रहने देते हैं? एक बार और समझा देते हैं इसको। ठीक है, आपको आसान हो जाएगा समझने में। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट एडेड बट नॉट ऑन इट्स नेचर। यानी जो सल्यूट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो सल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि जो वेपर प्रेशर उसमें डिक्रीज़ कितना आएगा, या फिर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनके वजह से डिक्रीज़ कितना आ रहा है वेपर प्रेशर में। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सल्यूट की अमाउंट पे ऐड, जितना सल्यूट का अमाउंट ऐड किए, नॉन वोलेटाइल सल्यूट का अमाउंट जितना ऐड किए हैं। ठीक है, ना कि उससे नेचर पे। अब ना कि जो सल्यूट ऐड किए हैं कि भैया पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है, कोवैलेंट है कि नॉन कोवैलेंट है, कैसा कंपाउंड है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी ऐड हो रही है बस इससे मतलब है, और वो क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सल्यूट होना चाहिए। ठीक है,
तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ेंगे, आगे का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। अच्छा, मैंने जितने भी लॉज या जितने भी थ्योरीज या जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपको बताए हैं उनके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर को आप लोग सीरियसली पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे हर एक थ्योरी का हर एक अलग क्या अप्रोच था, ठीक है। हर एक अलग अप्रोच का क्या था, कुछ डिफॉल्ट्स थे, कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें भी क्या था, हर एक थ्योरी हमको मिली थी, हर एक थ्योरी में क्या क्या था, कुछ कुछ लिमिटेशंस थे। उसी तरह इनके में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इन लिमिटेशंस क्या हैं, इनको हम लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है, और इसका नोट्स पूरी तरीके से तैयार करेंगे। चलिए, ये हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया, लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ क्या है? लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, इन लेक्चर कभी कभी क्या होता है ना, दो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती जाती हैं और दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, उस चीज़ों को मतलब अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ उस चीज़ को क्या करिएगा, थोड़ा रिवाइज करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको क्या करूँगा, रिजॉल्व करके दे दूँगा वो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रॉल्स लॉ ओनली एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सोल्यूशन। अब क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने 1 किलो वाटर में 1 लीटर वाटर में 1 kg वाटर में, ठीक है, 1 kg शुगर ऐड किया, ठीक है, तो क्या बनाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएगा ना, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर 1 kg वाटर में हमने कितना ऐड किया, 20 ग्राम शुगर ऐड किया, तो ये क्या बनाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यों कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पे नहीं होता, क्यों डाइल्यूट पे ही होता है। अब देखिए क्या रीज़न क्या है। अच्छा, कंसंट्रेशन होगा तो उसमें सल्यूट की मात्रा, जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट होगा उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। अच्छा, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर के बराबर होगा हमारे लिए, क्या होगा, लगभग ना के बराबर होगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, कंसंट्रेशन सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, रॉल्स लॉ क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। रॉल्स लॉ उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट करते हैं, भैया हम इस लॉ से नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं कम होते हैं, क्योंकि अमाउंट कम होता है, डाइल्यूट होता है। और क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स, क्या सोल्यूट के पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा वेपर फेज में जाएगा, ठीक है। रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपली क्या होना चाहिए, वाटर और शुगर का रेशियो क्या होना चाहिए, लगभग कम होना चाहिए, ताकि वाटर का रेशियो मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो और शुगर का मॉलिक्यूल्स क्या हो, कम हो, तब क्या होगा, अच्छे से वेपर प्रेशर को हम स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला पॉइंट था, इसको मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, रॉल्स लॉ applicable only on dilute solution, dilute solution, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन पे क्यों होता है ये आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए सेकंड वाला आते हैं, देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है। एकदम जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे नोट करते जाइए भैया, ठीक है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द सोल्यूट विच डिसोशिएट और एसोसिएट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब क्या होता है भैया, देखिए सबसे बड़ा कहानी का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था कि अगर हम सल्यूट में कोई पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, कोई सॉल्वेंट में हम कोई सल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसके सल्यूट में जाने के बाद क्या कर रहा है, टूट जा रहा है अपने कंपोनेंट्स में या जुड़ जा रहा है कई सारे कंपोनेंट्स को लेके, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं था। अगर मान लीजिए हमने सल्यूट है हमारे पास A, ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, और हमने इसमें क्या डाला, B, सल्यूट डाल दिया। अब ये इसमें मिलने के बाद क्या हो रहा है, C+D में टूट जा रहा है, ठीक है। B क्या हो रहा है,
इन दो में टूट जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये टूटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये उसके ऊपर फॉलो नहीं होगा, ठीक है, ये उसके ऊपर फॉलो नहीं होगा। यानी अगर कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होने के बाद डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिखाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे रॉल्स लॉ क्या होता है, फॉलो नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे रॉल्स लॉ क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। चलिए भैया ये भी लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग। दिस इज, एक मिनट आ गया, लाइट चली गई थी। दिस इज नॉट एप्लीकेबल to solute which dissociate or associate in the particular सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझ में आया कि भैया कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले लीजिए, अगर हम उसमें सॉल्यूट को ऐड करते हैं और उसका क्या होता है, वो डिसोसिएशन होता है या एसोसिएट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। रॉल्स लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ सॉल्व, उस चीज़ को क्या करेगा, समझा नहीं पाएगा। द लॉ ओनली एप्लीकेबल टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, नॉन वोलेटाइल लिक्विड विच आर कंप्लीटली मिसिएबल। अच्छा, अब ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है, उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन लिक्विड पे जो कि क्या है, मिसिएबल है। मतलब क्या, किसी से मिलेगा नहीं भैया, ना मिला, ना किसी से मिलेगा, ना किसी से बातचीत करेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी शो करता है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी शो करता है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, डिपेंडेंसी मैंने बोल दिया, सॉरी, मिसिएबल कंपोनेंट को क्या करता है, एप्लीकेबल करता है। दिस लॉ ओनली एप्लीकेबल टू नॉन वोलेटाइल लिक्विड which are completely miscible, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है भैया। ये हमारा हो गया, 3 लिमिटेशंस थे, उनके तीनों लिमिटेशंस मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ क्या था, इनको कैसे एक्सप्लेन किया गया, इसको कैसे बनाया गया, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ बताता हूं। चलिए ये हो गया ना, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, ये जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ क्या था, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ लिखा दिया जाएगा। ये सब अगर आप बुक के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ उसमें, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीज़ इतना कंप्रेस करके लिखा हुआ है ना, इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड है, ठीक है, कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है। या फिर किसी भी साइड बुक से आप इसको पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आने वाला है। साइड बुक में एकदम ब्रीफली लिख दिया है भैया, एकदम कंप्रेस्ड भी चाहिए, एकदम ब्रीफली नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, उन दोनों बुक्स को मिला दिया, मिलाने के बाद जो रिजल्ट निकल रहा है ना, मैं वो चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स आपके लिए क्या है, IIT JEE हो, ठीक है, या NTA नीट हो, दोनों में क्या होगा,
सक्सेसफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। According to this law, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. तो जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ कहता क्या है कि कोई भी सोल्यूशन है उसके कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा उन्हीं कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि जो भी पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी कंपोनेंट के किसके मोल फ्रैक्शन पे। चलिए भैया देखिए क्या बोल रहा है। जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, मैं इसको जो जैसे लिखा हूं एकदम सिंपली वैसे लिखा देता हूं। ठीक है, देखिए भैया, according to this law, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, क्या बोल दिया भैया कि कोई भी सोल्यूशन हो, ठीक है, P इज इक्वल्स टू क्या हो, P1 प्लस P2 हो, और ये क्या होता है, मान लीजिए कोई सोल्यूशन बना है A प्लस बी। ठीक है, कोई सोल्यूशन बना है A प्लस बी। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो P1 है वो क्या है, P01 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, XA के, जो कि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। ठीक है, और P1 किसके बराबर आ जाएगा, P01 इंटू क्या, XA। ठीक है, और P2 किसके बराबर आ जाएगा, P02 XB। ठीक है, और P टोटल किसके बराबर आ जाएगा, P1 प्लस P2, और ये क्या होगा, P01 XA प्लस P02 XB। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, शुरू से अंत तक एक ही बातें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, रिपीट हो रही हैं, तो आपके लिए समझना भी आसान हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, हमारा आइडियल सोल्यूशन है। क्या है इसके बाद, इसके बाद हमारा आइडियल सोल्यूशन है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपके ये नोट्स तैयार कर दिए एकदम। ठीक है, आपके नोट्स मेरे पास तैयार पड़े हुए हैं। जैसे जैसे लेक्चर बीतते जाएगा वैसे वैसे आपको नोट्स मिलता जाएगा। ठीक है, अब क्या है ना, वीडियो देखते ही देखते पेन कॉपी ले लीजिए, नोट करते रहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ, उसके बाद 10-15 सेकंड का टाइम देता हूँ, पॉज करिए पॉज करिए, उसको नोट करिए और क्या करिए, आगे वीडियो बढ़िए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, what type of ideal solution is we have and what is non ideal solution and types of non ideal solution। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका रॉल्स लॉ, जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।